बेनाइन ट्यूमर होता है उसको किस वजह से होता है वो आज तक ऐसा कंफर्म नहीं हुआ कि यही वजह है जिसकी वजह से बेनाइन ट्यूमर हुआ है। लेकिन वो ऐसा काफी बहुत स्लो स्लो ग्रो करता है और इसको अगर हमने सर्जरी की तो फिर वो ठीक हो जाता है नॉन कैंसर से। लेकिन जो जो हम अभी देखने वाले वो है मेलिग्नेंट ट्यूमर, जिसमें क्या होता है कि वो जो सेल होते हैं वो तो कैंसरस है ही, लेकिन अगर आपने सर्जरी करके उसे निकाल दिया फिर भी जो कुछ ना कुछ तो सेल बच जाएंगे, उसकी वजह से ट्यूमर फिर से होगा। और इसका जो ग्रोथ रेट है वो बेनिन ट्यूमर से काफी ज्यादा है मेलिग्नेंट ट्यूमर का। और ये सिर्फ एक देखो, ये जो ट्यूमर तक की बात पहुंची ना, अगर सेल में कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई और उसने बहुत सारा बहुत डिवाइड कर दिया, यानी 10 बिलियन सेल्स एक जगह पर पहुंच गया, तो तकरीबन वो एक पी होता है ना जिसे हम गुजराती में वटाना कहते हैं, उतना ट्यूमर फॉर्म करता है। तो यहाँ तक की जो स्टेज होती है ना वो 1, 2 और 3 स्टेजेस में आ जाती है। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी अगर ट्यूमर हुआ फिर भी वो इतनी दिक्कत नहीं देगा, अगर वो स्प्रेड होता है फिर भी वो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि देखो किसी एक जगह पे ट्यूमर है तो वो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो कोई किसी भी एक जगह पे ट्यूमर है तो उसकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी करता है आसपास वाले सेल। सिंपल डिफ्यूजन की मदद से वो जो पूरा न्यूट्रिशन है वो कैंसरस सेल को मिलता जाता है। लेकिन जब कैंसरस सेल की तादाद बहुत सारी बढ़ जाती है, मतलब बहुत सारे कैंसर सेल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको न्यूट्रिशन की काफ़ी ऐसा डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं ब्रेक ऑफ कर जाते हैं और वो अप्रोच करते हैं किसी आर्टरीज और वेन्स को। आर्टरीज वेन्स जो है वो अपनी जो ब्लड सिस्टम है, ब्लड वेसल्स है, उसका पार्ट है। हमारे आपको पता होगा हमारे शरीर में मेन 2 टाइप्स के वेसल्स है। एक तो ब्लड वेसल्स जो कि पूरा अपना शरीर है उसमें ब्लड कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, और एक लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। लिम्फ यानी उसमें अपने वाइट ब्लड सेल होते हैं जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो कलरलेस होता है। और ये जो रेड ब्लड सेल का है वो ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो वो न्यूट्रिशन के लिए जो ट्यूमर है वो अप्रोच करता है ब्लड स्टेम को और लिम्फ वेसल्स को। तो जिसकी वजह से क्या है कैंसर अब आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर सपोज करो किसी बंदी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो फिर वो चांसेस है कि उसको आगे वो स्प्रेड होगा और उसको लंग्स कैंसर भी हो सकता है। इससे ये जो है वो 4th स्टेज में होता है। अब दिक्कत वाली बात है क्योंकि एक जगह पे कैंसर था तो उतनी दिक्कत नहीं थी, एक जगह पे ट्यूमर था इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है और इसकी वजह से जो नॉर्मल सेल की जो फंक्शनिंग है उसमें ये काफी मतलब बाधा पैदा करेगी, काफी दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से आगे चलकर अगर किसी की मौत भी हो सकती है। तो ये जो स्प्रेड हुआ कैंसर का एक जगह से दूसरी जगह, क्यों? तो क्योंकि उसको नहीं मिला अपना फूड मटेरियल। तो उसको हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस यानी एक ट्यूमर है वो एक जगह से दूसरे जगह उसका फैला होगा, उसकी जगह वो स्प्रेड होगा। अब हम देखते हैं कि अगर मैं अभी तक का रिवाइज करूँ तो कैंसर क्या है, वो एक एबनॉर्मल सेल है क्योंकि डीएनए में कुछ म्यूटेशन आ गया है और वो ट्यूमर फॉर्म कर रहा है और ट्यूमर है वो स्प्रेड हो रहा है। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है? तो मतलब कैंसर के कौन कौन से काउजेस है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है? तो सबसे जो प्राइमरी फैक्टर है वो है स्मोकिंग एंड टोबैको। अगर आपके आसपास कोई सिगरेट या टोबैको का सेवन करता है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर साफ लाल अक्षर से लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ एंड टोबैको कैन काउज कैंसर। तो देखो होता क्या है, आप जब स्मोकिंग कर रहे हो या आपके पास वाला कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो सिर्फ धुआं अंदर नहीं ले रहा है, धुआं के साथ साथ वो 70 प्रकार के अलग अलग केमिकल्स भी अंदर ले रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि ये 70 है वो हिंदी में है, 70 गुजराती में अपना होता है 17 लेकिन हिंदी में 70 का मतलब होता है 70। यानी अगर 70 प्रकार के अगर केमिकल अपने बॉडीज में अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा बॉडी को, जिसकी वजह से डीएनए में काफी क्या बोलते हैं डैमेज होता है और उसकी वजह से म्यूटेशन होता है और उसकी वजह से होता है कैंसर, जो कि अपना इंडिया में इसका काफ़ी वो ज़्यादा है स्मोकिंग और टोबैको की वजह से कैंसर होना। और दूसरा जो है वो है डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है।
अगर आप बहुत डाइट कॉन्शियस नहीं हो, आप वैसे ही कुछ भी खा रहे हो, या फिर अपना गुजरात का तो अच्छा है, लेकिन बाहर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा शराब का सेवन कर रहा है तो उसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस है, वो भी सेम टोबैको की तरह ही इफेक्ट करता है। और देखो, कैंसर मतलब क्या, आपकी डीएनए में कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई, डीएनए है उसका जो सीक्वेंस था उसमें कुछ चेंज आ गया। तो कोई भी ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से डीएनए में चेंज आ जाए तो वो एकदम से कैंसर कर सकता है। जरूरी नहीं है कैंसर ही करे, लेकिन कैंसर कर सकता है। तो जो रेडिएशन है उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, सन से जो यूवी लाइट आ रही है उससे भी कैंसर हो सकता है। तो उसके 200 कैंसर से होगा, वो लंग्स कैंसर होगा, इससे भी अलग कैंसर होगा, इससे स्किन कैंसर होगा, और वायरस उसकी होता है। वायरस से ऐसे कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर वायरस है वो अपनी बहुत ज्यादा देर तक अगर सर्वाइव कर जाए तो फिर कैंसर होने की शक्यता है, क्योंकि वायरस भी अल्टरनेटली जो खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या फिर उसमें जो आरएनए है वो अपने शरीर में रेप्लिकेट करता है, जिसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस है। तो ये जो मेन 4 पॉइंट्स है जिसकी वजह से कैंसर होते हैं, फर्स्ट है स्मोकिंग एंड टोबैको, सेकंड है डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी, थर्ड जो है सन एंड अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशन, और फोर्थ जो है वायरस एंड अदर इन्फेक्शन जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो अब हम देखते हैं कि वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, यानी कि ऐसा पहले क्या क्या, किसी को भी अगर कैंसर है तो उसके पहले क्या क्या उसको लक्षण दिखेंगे। तो उसमें जो प्राइमरी नंबर पर है वो है फटीग। देखिए ये फाटिग नहीं है, फटीग है, जिसका मतलब होता है कि आपको ऐसे टायर्डनेस फील होगा, इलनेस फील होगा, आपको लगेगा कि नहीं बस कुछ नहीं करना है, ऐसे बैठे रहना है, सोते रहना है, तो उसको कहते हैं फटीग। या फिर आपको नाइट स्वेट्स हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब होता है आपको भूख नहीं लगती, कि कुछ कारणवश आपने अगर नहीं भी खाया है फिर भी आपको भूख नहीं लगेगी, ऐसा लगे नहीं अभी तो मैंने खाया है उसे। और अगर आपको किसी भी ऑर्गन है उसमें परसिस्टेंट पेन हो रहा है कि या फिर अगर उसमें ट्यूमर तक की बात पहुंच गई है तो वो जो पेन है उसमें थोड़ा स्वेलोइंग भी दिखेगा, सॉरी ऑर्गन है उसमें थोड़ा स्वेलोइंग भी दिखेगा। और अगर आपका अगर किसी का अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है वो भी कैंसर का एक साइन हो सकता है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस यानी ऐसा 1-2 किलो का नहीं होता है, वो 10 पाउंड्स यानी अगर आप केजी में कन्वर्ट करें तो वो 4 पॉइंट समथिंग, या आप 5 रख लीजिए, 5 किलो जितना अगर आपकी जो दिनचर्या है वो रेगुलर फिर भी आपका इतना वेट लॉस हो रहा है तो वो एक साइन हो सकता है कैंसर का। और रिकरेंट नोसिया और वोमिटिंग ये भी एक साइन है कैंसर का। और ब्लड इन यूरिन एंड इरेगुलर पीरियड, ये ब्लैडर कैंसर है उसका एक साइन हो सकता है। देखिए 200 टाइप के अलग अलग कैंसर है, उसके सभी के सिम्टम्स अलग अलग है, लेकिन ये जो 7 सिम्टम्स थे वो ऐसा जनरली दिखाते हैं कि इसको किसी भी अलग प्रकार का भी कैंसर हो सकता है। तो ये थी वार्निंग साइन। अब हम देखते हैं कि कैंसर का डायग्नोसिस, वो जो डॉक्टर होते हैं वो पता कैसे लगाते हैं कि किसी भी बंदे को कैंसर है या नहीं है। तो वो प्राइमरी लेवल पे जो काम करते हैं वो करते हैं फिजिकल एग्जाम, यानी वो जो पेशेंट्स है उसको अपने सामने बिठाकर ऐसा उसको चेक करते हैं। एग्जाम यानी कोई पेन पेपर टेस्ट या ऐसा कोई नहीं, वो बस उसे चेक करते हैं। ये जो अपने पहले वार्निंग साइंस देखी थी उसके बारे में पूछते हैं, और वो फिर ऑर्गेन्स जो होता है जहाँ पर उसे डाउटफुल लगता है वो चेक करते हैं कि वहाँ पर कोई स्वेलोइंग तो नहीं हुई है। और फिर जो आता है वो होता है लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि अपना जो ब्लड है उसका सैंपल लिया जाता है और उससे अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया जाता है। अगर सेल जो है वो एबनॉर्मल है, अगर सेल कैंसर सेल में क्या होता है कुछ सेल बड़े छोटे ऐसे एबनॉर्मलिटी हम क्लियरली देख सकते हैं। तो वो देखिए ल्यूकोमिया है जो कि ब्लड कैंसर है तो वो हमें साफ पता चल जाएगा लेबोरेटरी टेस्ट से। ये जो ल्यूकोमिया है जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं वो कोई भी टाइप का ट्यूमर नहीं करता, तो फिजिकल एग्जाम में तो वो बंदा पास हो जाएगा, वो नेगेटिव आएगा, लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट में पता चल जाएगा कि इसको भी एक प्रकार का कैंसर है। फिर आता है इमेजिंग टेस्ट, उसमें क्या करते हैं, देखिए हमने कहीं ऐसा मूवी देखी होगी जिसमें क्या करते हैं किसी बंदे को एक मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर डॉक्टर चेक करते हैं कि
ऐसा कंप्यूटर में क्या दिख रहा है उसके अंदर की पूरी एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं इमेजिंग टेस्ट, जिसमें हम सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं जनरली। तो वो इमेजिंग टेस्ट में भी हमें पता चल जाता है कि किसी को कैंसर है या नहीं है। और आखिर में जो 100% सच जवाब जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको विश्वास कर सकते हैं, वो है बायोप्सी, जिसमें हम कोई भी ऐसा सस्पिक्स कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट है जहाँ पर हमें डाउट है कि यहाँ पर कैंसर होने के चांसेस है, या फिर हमें ऐसा डाउटफुल है कि इधर कैंसर हुआ है, तो वहाँ से हम बॉडी सेल है उसे कलेक्ट करते हैं और फिर उसे अंडर लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं कि ये जो सेल है वो नॉर्मल सेल है या फिर एबनॉर्मल सेल है। मोस्टली ये जो डाउटफुल पार्ट से उधर से लिए जाते हैं, या फिर अपना जो बोन मेरो है वहां से ये पार्ट लिए जाते हैं, क्योंकि जो कैंसर है वो स्प्रेड करके फिर बोन मेरो तक भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी इम्यून सिस्टम है उसको डाउन कर देता है। ये हम आगे देखेंगे। ये हो गया बायोप्सी, जिसमें कि सेल लेके उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं कि सेल जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। अब देखते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट। कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे होती है? तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें हम सर्जरी करते हैं, यानी कि जितने जितने पार्ट में ट्यूमर है उतने को निकाल दिया जाता है, और वहाँ पर निकाल दिया जाता है, और साथ साथ में कीमोथेरापी थेरापी की भी हम यूज़ करते हैं। कीमोथेरापी में आते हैं हम उसको डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग्स से वो कैंसर के खिलाफ लड़ने में हमारी बॉडी को मदद करे, हमारी इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करे। फिर आता है रेडिएशन थेरापी, जिसमें जो हाई रेडिएशन के बीम होते हैं वो हमारी बॉडी में बम्बार्ड कराए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर काउजिंग जो सेल है या फिर कैंसरस जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। और ये हो गया अपना रेडिएशन थेरापी। और ये जो है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, देखिए अपना बोन मेरो है ना वो एक मेजर साइट है जहाँ पर से सारे जो सेल है वो प्रोड्यूस होता है। अपने जो डिफेंस के जो सेल है, वाइट ब्लड सेल, वो भी उधर से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो कई बार क्या करते हैं, हमारे जो कैंसर की वजह से बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, जिसकी वजह से अगर कुछ अपने इम्यूनिटी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक तो इंक्रीज हो जाए, और अगर नए अच्छे क्या बोलते हैं उसको सप्रेस करे प्रोड्यूस करना सेल, तो भी कैंसर के है जो चांसेस है कि वो ठीक हो जाए। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में देखियो, बोन मेरो अगर अभी भी किसी को पता नहीं है तो मैं बता दूं, अपनी अपना जो बोन होते हैं, जो मेजर बोन होते हैं, जैसे थाई बोन हो गया अपना, वो बोन के बीच में क्या होता है, होलो स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं बोन मेरो, जहाँ पर से काफी सारे जो वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, उन सबका प्रोडक्शन होता है। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट करके भी हम जो कैंसर है उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। और लास्ट में है अपना इम्यूनोथेरापी। इम्यूनोथेरापी यानी कि ऐसी किसी भी चीज से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, यानी कि आप बाहर से कुछ नहीं कर रहे, बस आप ऐसा कुछ कर रहे कि जिसकी वजह से अपनी ही इम्यूनिटी कैंसर के खिलाफ लड़े। देखिए अभी अगर हम कैंसर को छोड़ के कोरोना की बात करें, तो कोरोना में हम वैक्सीन की अभी जो काफी चर्चाएं हो रही है, तो वो कैंसर क्या है, वो सॉरी, वो कोरोना की वैक्सीन है, वो क्या है, वो है इम्यूनोथेरेपी, जिसकी वजह से हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं कि भाई तुम जो फॉरेन पार्ट से उससे लड़ो, जो फॉरेन इंटेलिजेंस है उससे लड़ो, तो वो हो गया इम्यूनोथेरेपी। देखो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसमें इतना पावर है कि वो पूरा का पूरा जो एक ऑर्गेन है उसको भी रिजेक्ट कर सकता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो वो पहले देखते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप सही है, RH पॉजिटिव नेगेटिव वो सब सही है, और फिर ही ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर भी कई बार क्या होता है कि अगर कुछ हो गया तो अपना जो इम्यूनिटी है वो उस ऑर्गेन को पूरा रिजेक्ट कर देती है, वो ऐसा समझते हैं कि ये भाई कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया अपने में, और वो इम्यूनिटी है वो एकदम से उसके खिलाफ लड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेन रिजेक्शन भी हो सकता है। तो आप सोचिए अगर पूरा का पूरा ऑर्गेन को अपनी इम्यून सिस्टम है वो रिजेक्ट कर सकती है, तो एक कैंसर को क्यों नहीं, क्योंकि कैंसर तो एक छोटा सा ट्यूमर है। तो उसमें जो मेन पार्ट है
वो होता है एक्टिवेट द चेक पॉइंट। देखिए कैंसर है वो कोई आजकल की बीमारी नहीं है, वो सदियों से चली आ रही है और वो भी एक हाईली डेवलप्ड बीमारी बन चुकी है, जिसमें उसके सेल है वो काफ़ी तरह से इवॉल्व हो गए। देखिए आप सपोज कीजिए कि हमारा जो ये पूरा बॉडी है वो बॉडी नहीं है, एक देश है, एक पूरा कंट्री है जिसमें हमारे पास आर्मी है। यानी कि अगर कोई फॉरेन वायरस आ गया तो अपनी जो सेल के अंदर की आर्मी, अपने जो बॉडी के अंदर की आर्मी है वो उसके खिलाफ लड़ेगी और उसको अ, मार डालेगी और हम जो फिर से हेल्दी रह पाएंगे। वो इंश्योर करते हैं हमारी आर्मी की हमारे जो बॉडी है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे। और हमारे पास सिर्फ आर्मी नहीं है, हमारे पास पुलिस सिस्टम भी है। यानी कि अगर हमारे शरीर का अंदर कोई सेल अगर कोई बगावत कर रहा है तो जो हमारी पुलिस है जिसे हम किलर टी सेल से किलर टी सेल के नाम से भी जानते हैं, टी सेल यानी वो जो टी सेल है वो एक लिम्फोसाइट सेल है, वाइट ब्लड सेल है, जो कि ऐसे डिफरेंट जो फॉरेन पार्टिकल्स है या फिर अंदर के भी सेल है उससे खिलाफ लड़ती है अगर कोई दिक्कत हो गई तो अगर ऐसा कोई वो टी सेल का काम क्या होता है वो पेट्रोलिंग करता है पूरी बॉडी में, और अगर उसे कोई ऐसा सस्पेक्ट मिल गया कि इसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है बॉडी में तो वो उसको वहीं पर भी किल कर देता है। लेकिन ये जो कैंसर सेल है वो क्या करते हैं, वो पूरा ब्लॉक कर देते हैं पुलिस स्टेशन को। अगर देखिए पुलिस स्टेशन ही ब्लॉक हो गया तो फिर पुलिस का रोल तो भी खत्म हो गया। तो इसे अगर हम रियल सेल की भाषा में समझे तो क्या होता है, हमारे शरीर में कई ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं टी सेल्स को कि भाई अब हमारे शरीर में कोई ऐसा सेल नहीं है जिसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है, तो अब तुम अपनी जो इम्यूनिटी है उसको जो तुमने बूस्ट की है, तुम पेट्रोलिंग कर रहे हो वो अब करना तुम स्टॉप कर दो। देखो ये टी सेल की वजह से सिर्फ एबनॉर्मल सेल ही नहीं मरते, कई बार जो नॉर्मल हेल्दी सेल है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये जो नॉर्मल सेल है उसकी डेथ ना हो इसकी इसके लिए हमारे शरीर में ऐसा फंक्शन होता है कि ऐसा चेक पॉइंट्स होते हैं एक तरह के, जो ये सिग्नल जो जब चेक पॉइंट एक्टिवेट होगा तो वो सिग्नल भेजेगा कि अब किसी की भी जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई भी पेट्रोलिंग नहीं करनी। तो कैंसर सेल है वो ऐसे हार्मोन सिक्रेट करते हैं और जिसकी वजह से जो चेक पॉइंट हुए तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं कि बस अभी काम हो गया, अभी कुछ करना नहीं। और फिर ट्यूमर जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कैंसर को डिटेक्ट ही नहीं कर पाती और जो कैंसर है वो फिर आगे चलकर बहुत सारे अपने बॉडी पार्ट से उसमें फैल जाता है। इसका जो इम्यून सिस्टम अपने कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे उसका एक रीज़न ये भी है कि कैंसर जो है अपना ही सेल है। तो कई बार क्या है अपनी इम्यून सिस्टम है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है और ये भी कुछ हार्म कर रहा है, क्योंकि जो कैंसर सेल है वो स्टार्ट तो ऐसा नॉर्मल सेल से ही कर रहा है। तो देखिए तो फिर क्या होता है, ऐसा अपनी इम्यूनिटी है उसको उसने सप्रेस कर दिया जिसकी वजह से जो कैंसर है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे और कैंसर जो बढ़ रहा है। एक और भी रीज़न ये है कि वो कैंसर है वो अपने आसपास एक हार्ड कवर बना देता है, जिसकी वजह से देखो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो फिर उसके जो अंदर बच्चा है उसको कैंसर कोई भी सॉरी उसको इम्यून सिस्टम कोई भी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचाती है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये फिर ये तो एकदम आउटसाइडर ही है, अपने बॉडी का पार्ट ही नहीं है। तो कैंसर भी है जो ट्यूमर है वो सेम इसी तरह से वर्क करता है, अपने जो आसपास एक कैप्सूल बना देता है जिसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि ये भी अपना पार्ट है और यहाँ भी कुछ चल रहा है। तो ये रीजन है जो चेक पॉइंट को एक्टिवेट करता है और ये जो इम्यून सिस्टम समझता है कि अपना ही पार्ट है, और ऐसे जो दो तीन रीजन है जिसकी वजह से अपनी इम्यून सिस्टम है वो कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पाती और कैंसर जो है वो बढ़ता जाता है। तो अब हम देखेंगे इम्यूनोथेरेपी। देखो अगर यहाँ पे जो चेक पॉइंट्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं कि ऐसा सिग्नल भेज रहे हैं कि अब जरूरत नहीं है किसी भी पेट्रोलिंग की, क्या हो अगर हम उसे डीएक्टिवेट कर दे और फिर से इम्यून सिस्टम को हम सिग्नल ऐसा सिग्नल भेजना बंद कर दे कि जरूरत नहीं है, तो फिर अगेन जो अपनी इम्यून सिस्टम है वो बूस्टअप हो जाएगी और वो अटैक कर देगी पूरे कैंसरस सेल पर। तो
ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन काफी रिस्क है इसमें। तो इम्यूनोथेरेपी में हम ऐसे ही करते हैं। इम्यूनोथेरेपी में जो मेनली 4 टाइप्स की वो क्या बोलते हैं हम प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर को हम बॉडी से निकाल सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो उसमें जो पहला पोर्शन है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। दूसरा है जो है वो है ऑन्कोसाइटिक वायरस थेरापी। तीसरा है जो टी सेल थेरापी है, और चौथा है कैंसर वैक्सीन। वैक्सीन सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट? अभी समझते हैं आगे। तो पहला जो है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, जो कैंसर है, कैंसर देखिए हमारे शरीर में कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है तो उसे हम कहते हैं एंटीजन। एंटीजन। और हमारी जो बॉडी उसे डिटेक्ट करती है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम उसे डिटेक्ट करती है, तो वो एंटीजन के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाती है, जो एंटीजन के साथ बाइंड करती है और उसको पूरी तरह से फिनिश करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी लेबोरेटरी है उसमें आर्टिफिशियल एंटीबॉडी बना सकते हैं। अब हमारे पास कैंसर जो है वो है एंटीजन, तो उसका सैंपल तो हमारे पास है, तो हम उसकी एंटीबॉडीज बना सकते हैं आर्टिफिशियली इन विट्रो लेबोरेटरी में। और फिर हम उसे जो पेशेंट है उसके शरीर में एंटर करवा सकते हैं, जिसकी वजह से जो वो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी से वो कैंसर के खिलाफ लड़ेगी, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो ठीक हो सकता है। दूसरी वजह क्या है कि कैंसर जो है उसमें एबनॉर्मल प्रोटीन्स बन जाते हैं। देखिए डीएनए ऐसा एक सीक्वेंस में प्रोटीन बनाता है, उसके जो कोडोन्स होते हैं वो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, जो कि एबनॉर्मल होते हैं, उसका कुछ फंक्शन नहीं होता। तो अगर हम उस प्रोटीन को अगर ब्लॉक कर दे तो फिर चांस है कि कैंसर है वो स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये जो अपना चेक पॉइंट्स को एक्टिवेट करना वो सब प्रोटीन के हाथ में है। तो अगर वो प्रोटीन ही नहीं रहा तो कैंसर का काम जो है वो खलास हो सकता है। तो ऐसी जो हमारी एंटीबॉडीज है उससे हम इसके खिलाफ भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं टारगेटेड थेरापी। यानी कि हम किसी भी सेल जो है सेल या फिर उसका जो प्रोटीन है उसको हम टारगेट करते हैं और फिर अपने शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। फिर अपना हो गया चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, हमारे शरीर में ऐसे कुछ डाल देते हैं एंटीबॉडीज जिसे हम कहेंगे। तो वो एंटीबॉडीज सिग्नल भेजेगी कि सॉरी सिग्नल नहीं भेजेगी, वो जो ब्लॉक करे हुए हैं चेक पॉइंट्स, जिसने ब्लॉक कर दिए है कैंसर सेल ने, उसको वो फिर से अपने कंट्रोल में ले लेगी और ऐसे सिग्नल भेजेगी कि अभी भाई जरूरत है पेट्रोलिंग की। और फिर से अगर टी सेल ने पेट्रोलिंग करनी स्टार्ट कर दी तो फिर चांसेस है कि वो जो कैंसर है वो खत्म हो सकता है। तो अभी अगर हम देखें तो 2015 से ऐसा काफी ट्रेंड चल रहा है इम्यूनोथेरेपी का, और ये कुछ चेक पॉइंट इनहिबिटर्स आज मार्केट में भी अवेलेबल है। ये जो इपिलिमुमाब है, निवोलुमाब है, ये सब अभी बिक्री में है, जिसका अगर हम ब्रांड नेम देखें तो येवोर्वो है, ऑप्टिवो है, और ये जो कुछ 6 लिस्टेड है वो अभी मेन चल रहे हैं कैंसर के खिलाफ लड़ने में। अगर हम आगे देखें तो और एक है वो है ऑन्कोलाइटिक ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरापी, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना एक आर्टिफिशियल हम कोई भी सबसे पहले तो वायरस लेते हैं, कोई भी तरह का वायरस, और उसे हम क्या करते हैं कि वायरस को है वो कैंसर इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वायरस जो है वो अपना रेप्लिकेशन करेगा। आप जानते हैं वायरस काम कैसे करता है। अगर ये कोरोना वायरस हो गया तो वो सबसे पहले अगर किसी तरह अपनी बॉडी में आ गया तो वो अपनी बॉडी में खुद को रेप्लिकेट करता है, बहुत सारी उसकी कॉपीज करता है। और फिर रेप्लिकेट का मतलब क्या हो गया, उसका डीएनए पहले एक था, उसमें से 4 6 8, पहले एक वायरस की एक ही था सेल, बाद में बहुत सारे से मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसका असर भी हम पर दिखने लगता है। तो ऐसे ही अगर हम कोई ऐसा वायरस अपने शरीर में डाल रहे हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कुछ हमारे लिए इतना हार्मफुल भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर ट्यूमर है वहाँ पर अगर हम ऐसा वायरस डाल रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, वो बहुत सारी कॉपीज बनाएगा और फिर जो कैंसर है वो ब्रस्ट हो जाएगा, और हो सकता है जो कैंसर है वो खत्म हो जाए। लेकिन देखिए अगर कोई भी ऐसे वायरस को डालना बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर वो उसकी कोई
इफेक्ट निकल आई, वो वायरस ने सीरियसली मतलब अटैक कर दिया, तो अब किसी भी जो इंसान पे हम ये टेस्ट कर रहे हैं उसकी डेथ भी हो सकती है। 2015 में जो FDA है उसने जो फर्स्ट ऑन्कोसाइटिक वायरस थेरापी थी उसको मतलब अप्रूव किया था। FDA वो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस का, अपना नहीं, यूएस की बात करूँ। और वो जो कैंसर था वो था मेलेनोमा। मेलेनोमा कैंसर होता है स्किन का कैंसर, जिससे हम सर्जरी की मदद से इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया वायरस थेरापी, ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरापी, जिसमें हम वायरस होता है उसको अपने शरीर में एंटर करवाते हैं जानबूझकर, जिसकी वजह से वो जो कैंसर सेल है उसको ब्रस्ट कर दे और जिसकी वजह से कैंसर होता है उसकी डेथ हो जाए। देखिए, लेकिन सिर्फ ये नहीं हो रहा है, अगर कैंसर सेल डाई हो रहा है तो फिर वो एक प्रोटीन भी सिक्रेट करेगा, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम है उसको मैसेज मिलेगा कि ये भी कुछ काम का नहीं है, ये कुछ नकामा था। तो फिर ऐसा वो पूरी इम्यून सिस्टम है वो स्प्रेड हो जाएगी अपनी पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से अगर ऐसा दूसरा सेल अगर जिंदा भी मिला दूसरी जगह पर तो भी वो अपने इम्यून सिस्टम है उसके टारगेट करेगी और उसे किल कर देगी। अब है टी सेल थेरापी। देखिए, अब हम जानते हैं टी सेल क्या है। टी सेल है वो अपना, अब मैं भी समझा उस तरीके से, वो एक पुलिसमैन है, अपना जो पूरी शरीर है उसमें पेट्रोलिंग कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, वो टी सेल है उसको हमारी बॉडी से पहले हम बाहर निकालते हैं और उसमें हम ऐसे रिसेप्टर डाल देते हैं जिसकी वजह से वो कैंसर सेल है उसको आइडेंटिफाई कर सके, और फिर से हम उसको जो भी बंदा है उसकी बॉडी में एंटर करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसे फिर से वो उसमें अब पहले से कुछ ज़्यादा पावर से उसको आपने अपडेट किया है, तो उसे जैसे ही कैंसर सेल कहीं पर भी डिटेक्ट होगा वो उसे वहाँ पर शूट आउट कर देगा। तो इस तरह का जो ट्रीटमेंट है, थेरापी है, उसे हम सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर भी कहते हैं, जिसे हम कार टी सेल थेरापी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी ये जो थेरापी है उसमें काफ़ी रिसर्च चल रही है, अभी इसका इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं अप्रूवल नहीं मिला है, ये अभी अंडर रिसर्च ही है। क्योंकि इसमें देखो हम अपनी खुद की जो इम्यूनिटी है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर आपने कुछ डिफरेंट कर दिया तो पूरी अपनी जो इम्यूनिटी है वो अपने पूरी बॉडी के खिलाफ अगर खड़ी हो गई तो फिर वो दिक्कत देने वाली बात है। इसीलिए अभी टी सेल थेरापी जो है, कार टी सेल थेरापी, उसको इतना ज़्यादा अप्रूवल नहीं मिला है। अब हम देखते हैं कि कैंसर वैक्सीन। तो कैंसर वैक्सीन आपने ज़्यादातर सुना नहीं होगा। इसमें होता क्या है कि कई जो वायरस होते हैं वो अपने शरीर में कैंसर काउजिंग हो सकते हैं। अगर कोई सेल ज़्यादा देर तक अपने शरीर में रहा तो वो कैंसर कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस वो जो वायरस है उसकी पहले से वैक्सीन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो वायरस भी मर जाएगा और उसकी वजह से कैंसर भी नहीं होगा। अभी जो है 2 टाइप्स की वैक्सीन है जो यूएस एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसने अभी अप्रूव की है। वो है हेपन पिलोमा वायरस और दूसरा जो है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो ये जो दो वायरस है, हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन पेलिनोमा वायरस, उस दोनों की जो वैक्सीन है अभी अप्रूव है। बाकी अभी कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं वैक्सीन के बारे में। देखिए, वैक्सीन दूसरे प्रकार की भी हो सकती है। हमने अब तक सुना है कि जो वैक्सीन होती है वो हम कुछ ऐसा वायरस हो उससे पहले ही देते हैं, लेकिन कैंसर के केस में कुछ अलग है। अगर किसी को कैंसर हो गया है तो हम बाद में भी उसको वैक्सीन दे सकते हैं। वो दूसरा पार्ट हो गया, जिसमें हम किसी पर्सन के लिए इंडिविजुअल वैक्सीन बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी है वो बूस्ट अप होती है। तो ये था आज का टॉपिक मेरी तरफ से, कैंसर एंड इम्यूनोथेरापी, जिसके रेफरेंस कुछ इस प्रकार है। मैंने cancer.net जो वेबसाइट है उस पर से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अभी जो ये मैंने बताया इम्यूनोथेरापी वो भी लेटेस्ट है, उसका इतना कुछ ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है। एक चेक पॉइंट इनहिबिटर्स को छोड़ के बाकी जो कंसेप्ट है वो भी काफ़ी नए है, जिसका मुझे टेड टॉक जो एक यूट्यूब चैनल है वहाँ पर से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई। और भी एक जो दो वेबसाइट्स है और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस उसके ऊपर से इंफॉर्मेशन मिली है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।
Wow, what a beautiful presentation, and congratulations to you, Tarang. Thank you, sir. Super presentation by you. Uh, now I would like to say something more. Always, precaution is better than curing. Precaution is always better than curing in our day-to-day life. એક હું વર્ડ ખાસ કરીને કેમિસ્ટ્રી વાળા છે એટલે 2 થી 3 વર્ડ મિસ કરતો હતો ભાઈ કે કયા કયા ઘટે છે કેન્સર ને રિલેટેડમાં. તો એક વર્ડ છે કાર્સિનોજેનિક. કાર્સિનોજેનિક. I would like to ask all students now, conversation open for all of us. What is meant by carcinogenic material? સર Carcin. હા Yes. સર, Carcinogen. કાર્સિનોજેનિક કાર્સિનોજેનિક મટીરિયલ એટલે એવું મટીરિયલ જેના કારણે કેન્સર થાય, આપણે એને કાર્સિનોજેન્સ પણ Yes. કહીએ Yes. છીએ. Correct. Correct. Those material which are responsible for a cancer or it induce cancer in our body. This material are considered as a carcinogenic material. હવે તમને કદાચ 2 થી 3 વસ્તુ અલગ કિસ્સાઓના સ્વરૂપમાં વાત કરું. કે ભાઈ આપણે બ્લડ કેન્સર થતા હોય છે અલગ અલગ પ્રકારના. તો બ્લડ કેન્સરની અંદર આપણે કેમિસ્ટ્રીની અંદર પણ એવા કેટલાક કાર્સિનોજેનિક મટીરિયલ છે કે જે કેન્સર માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. તો એ બધા મટીરિયલની વાત કરીએ તો કયા કયા મટીરિયલ કહીએ? તો માની લો કે જેટલા એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ છે, પર્ટિક્યુલરલી બેન્ઝીન, ટોલ્યુઇન અને એના અલગ અલગ ડેરિવેટિવ્સ. તો આ બધા જ મટીરિયલ જો આપણા ઇન્હેલેશનમાં જાય બ્રીધિંગ દ્વારા, તો એ આપણા બ્લડના સેલને એક્ટિવેટ કરે છે અને પર્ટિક્યુલરલી લ્યુકેમિયા ટાઈપનું કેન્સર, બ્લડ કેન્સર છે એ થવાના ચાન્સીસ છે એ વધારે રહે છે. અમારા એક મિત્ર જેમને બેન્ઝીનને બહુ સારું એવું ડિસ્કશન કરેલું, પ્રોફેસર એમના પીએચડી કામ દરમિયાન વિરાણી સાયન્સ કોલેજના હતા, અને એમને લ્યુકેમિયા નામનું બ્લડ કેન્સર થયું, 3rd સ્ટેજમાં હતું ત્યારે ખબર પડી. તો સૌથી વધુ મેં તમને કીધું કે પ્રિકોશન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોરિંગ ઇન અવર લાઈફ. તો પહેલું કે આપણે જ્યારે કેમિસ્ટ્રીમાં કેમિકલ સાથે ડીલિંગ કરતા હોઈએ તો કમસે કમ આપણે લાઈફ ટાઈમ આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે ભાઈ આપણા લાઈફમાં એવા કયા કયા કેમિકલ્સ ટચમાં આવે છે. જે મેં તમને 2-3 નામ આપ્યા, બેન્ઝીન છે, ક્લોરોબેન્ઝીન છે, ટોલ્યુઇન છે. તો આમાં એરોમેટિક્સ ઘણા બધા કમ્પાઉન્ડ છે કે જે કાર્સિનોજેનિક હોય છે, જે આપણા ડે ટુ ડે ટચમાં આવે છે. પર્ટિક્યુલરલી એફઆઈમાં ઓછા આવ્યા પણ એસવાયટીવાય દરમિયાન ઘણી વાર આવે છે. ઓર્ગેનિક્સમાં પણ ઘણા બધા એવા સબસ્ટન્સ છે, ખાસ કરીને પોલીન્યુક્લિયર હાઇડ્રોકાર્બન્સ. પોલીન્યુક્લિયર હાઇડ્રોકાર્બનમાં બેન્ઝીન, પછી નેપ્થેલિન, એન્થ્રાસિન, એના અલગ અલગ ડેરિવેટિવ્સ જો ફૂડ આઇટમ દ્વારા કે કોઈ બ્રીધિંગ સિસ્ટમ દ્વારા એન્ટર થાય બોડીમાં તો એ પોતે કાર્સિનોજેનિક તરીકેના પ્રૂવ થયા છે. સાથે વધારાનું એક વાત કહેવાની કે ઘણા બધા ફાર્મરને પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. શું કામ? અથવા ઘણા બધા કોમન માણસોને પણ થાય છે. તો કે ફાર્મર છે પેસ્ટિસાઇડનો યુઝ કરે છે. પેસ્ટિસાઇડનો સ્પ્રે કરતી વખતે પોતે માસ્ક પહેરતા હોય છે, પણ ફ્રિકવન્ટલી એનો યુઝ કરવાને કારણે એ જે પેસ્ટિસાઇડના કેમિકલ્સ છે, જેમાં મોટાભાગે ઓર્ગેનિક હાઇડ્રોકાર્બન મટીરિયલ હોય, એ એના બ્રિધિંગ્સ દ્વારા લંગ્સમાં જાય તો એના દ્વારા બ્લડ કેન્સર અથવા લંગ કેન્સરના ઘણા બધા ક્વેશ્ચનો ઊભા થતા હોય છે. એટલે ખાસ તો તમારે ડે ટુ ડે લાઈફ માટે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ જે કેમિસ્ટ્રીની અપ્રોચથી તમને વાત કરું તો કાર્સિનોજેનિક મટીરિયલ એટલે શું અને કાર્સિનોજેનિક મટીરિયલો કયા કયા છે કે જેની સામે આપણે ટૂંકમાં કેર કરી શકીએ, એ ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું ખરી કે આપણા બધા કેમિકલ્સ છે એને બહુ હેન્ડલ વિથ કેર રાખવું જોઈએ. ચાલો, આ સિવાયનું બીજા કોઈને કોઈ અલગ ક્વેશ્ચન્સ? પુષ્ટિ, ત્વરા, પ્રિયા, you can unmute and ask your question. Hello. Yes, Pushti, you can ask. યસ સર. સર મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે એવું પોસિબલ છે કે જસ્ટ હ્યુમનમાં જ કેન્સર થઈ શકે, કે કોઈ એનિમલ્સમાં બી થઈ શકે કેન્સર? Possible. Cancer is nothing but unwanted growth of cell. પછી તમારા બ્લડના સેલ હોય તો એને બ્લડ કેન્સર કહીએ, લંગના સેલ હોય તો લંગ કેન્સર કહીએ, સ્કિનના સેલ હોય તો સ્કિન કેન્સર કહીએ. સો જ્યાં બ્લડ આવતું હોય કે જ્યાં બોન આવતા હોય બધાને થઈ શકે, પોસિબલ. બટ અને સર હા, નોર્મલી આપણે બધા હ્યુમન લાઈફને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ છીએ બધા એનિમલ કરતા.
એટલે આપણે ટૂંકમાં એક કહેવાય ને સોશિયલ એનિમલ છે, એટલે ટૂંકમાં આપણા હ્યુમન લાઈફની અંદર ટૂંકમાં વધુ એક ઇફેક્ટિવ રહેશે. અને બીજી વસ્તુ કે આપણે હ્યુમન લાઈફમાં આપણે ઘણી બધી એડવર્સિટીનો ફેસ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણે જે કંઈ ફૂડ લેતા હોય તો પેસ્ટિસાઇડ ડાયરેક્ટલી કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણા શરીરમાં જાય છે. પછી સ્મોકિંગના કે બીજા ઘણી બધી બેડ હેબિટ્સ છે એ હ્યુમનમાં વધારે જોવા મળે છે. એટલે મોટે ભાગે હ્યુમનની અંદર એ સૌથી વધુ ડિટેક્ટ થયું છે કદાચ નેચરમાં, કે જો નેચરની બહાર થઈને જે જીવતા હોય એમાં આ બધી વસ્તુ વધારે અસર કરે. એટલે પ્રાણીઓમાં થઈ શકે, થતા પણ હોય છે, પણ એનું રિપોર્ટિંગ હજી ઓછું થયું છે. તો સર જે કોઈ બી વેક્સિન બનાવવામાં આવે કેન્સર રિલેટેડ, તો એ પછી એનિમલ્સ માટે એ જ લાગુ પડે કે એના બોડી સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે એની અલગ હોય? અલગ અલગ હોય. એનું કારણ કહું કે મારા મત પ્રમાણે, હજી તો વેક્સિનનો ટોપિક આજે મેં પહેલી વાર કેન્સર વેક્સિન્સનો થોટ્સ મેં સાંભળ્યો. બાકી આઈ એમ ફેમિલિયર વિથ રેડિયોથેરાપી, અને બાકી આપણી નેચરલ હર્બ્સથી કે એનાથી ને બીજું કિમોથેરાપી, આ બે કોન્સેપ્ટ વધુ ટૂંકમાં આઈડિયા છે. હવે વેક્સિનનો કોન્સેપ્ટ છે ટોટલી નવો અને અલગ છે, કે એના ઉપર કેટલું સંશોધન થયું છે ને કેટલું એપ્રુવલ થયું છે ને કયા કયા પ્રકારના કેન્સરને લાગુ પડે. કારણ કે મને આઈડિયા છે ત્યાં સુધી લંગ કેન્સર છે, બ્લડ કેન્સર છે, બ્રેઇન કેન્સર છે. સ્ટીલ ટુડે કેન્સરનો મતલબ એવો જ કરે છે આ 3 પ્રકારના કેન્સર હોય ને તો કેન્સર. કારણ કે થર્ડ સ્ટેજ પહેલા તમને આઈડિયા નથી આવતો, જ્યારે થર્ડ સ્ટેજમાં તમને આઈડિયા એવો છે ત્યારે બહુ લેટ થઈ ગયું છે. જસ્ટ તમે હમણાં સાંભળ્યું હશે, એક વેલ નોન પર્સનાલિટી હમણાં જ આપણી વચ્ચેથી કેન્સરના કારણે વિદાય લીધી. આપણે નામ શું ફિલ્મ એક્ટરનું, બધાને કવિને યાદ હોય તો જરાક, પઠાણ રિષિ સમથિંગ, કપૂર અને ઇરફાન ખાન. ઇરફાન પઠાણ. ઇરફાન ખાન, એક્ઝેક્ટલી. તો એમને પણ બહુ એમ કહેવાય ને કે જે ખબર પડી ત્યારે થર્ડ સ્ટેજમાં આવી ગયું. થર્ડ સ્ટેજમાં આવી ગયું એટલે ટૂંકમાં તમે એને ટૂંકમાં અટકાવવું પણ ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે. અને ઘણી વાર તો એવું થયું છે કે જે ભાઈ નોન વેજીટેરિયન લોકો હોય છે, નોન વેજીટેરિયન લોકો, જો સિમ્પલ વસ્તુ વાત કરી, કેન્સર મીન્સ વોટ? અનવોન્ટેડ ગ્રોથ ઓફ સેલ. તમારા બોડીની અંદર જ્યારે કોઈ આવા કાર્સિનોજેનિક મટીરિયલ એન્ટર થઈ જાય કોઈ પણ રીતે XYZ વે, તો એ થવાની શક્યતાઓ વધુ રહેલી છે. જેવા નોન વેજીટેરિયન લોકો છે એ લોકોને આ મેક્સિમમ થયેલું હોય છે. અને બીજું ટૂંકમાં જે આવા કેમિકલના ટચમાં આવ્યા હોય, પછી પેસ્ટિસાઇડ હોય કે પછી અલગ અલગ તો એ એવા મટીરિયલ તમારા બોડીમાં જો એન્ટર થાય તો આ બધું થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. પછી અનવોન્ટેડ ફૂડ હેબિટમાં, જેમ કે કોઈને ટોબેકોની કે સ્મોકિંગની કે એની હેબિટ હોય એના કારણે. બાકી જો નેચરલ લાઈફની અંદર હોય તો શક્યતાઓ ખૂબ ઓછી હોય છે કેન્સર થવા માટેની. સર, આજે પુષ્ટિએ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો એમાં મારે એક પોઈન્ટ એડ કરવો હતો કે યસ. આજે કેન્સરની જે વેક્સિન છે એ બધા કેન્સરમાં લાગુ નથી પડતી. જો તમને લંગ્સ એક્ઝેક્ટ. કેન્સર થયું હોય તો એની વેક્સિન ન બની શકે. કેન્સરની જે વેક્સિન છે એ એવા કેન્સર માટે છે જે કોઈ પણ વાયરસના કારણે થાય છે. એ વાયરસ ગમે છે એ કોઈ સમય છે એન કરતા વધારે સમય આપણા શરીરમાં રહી જાય અને એનું જો જેનેટિક મટીરિયલ બહુ બધી વાર રેપ્લિકેટ થઈ જાય તો આપણામાં એબનોર્મલિટી સેલમાં આવી જાય છે. તો એ ઓકે. ખાલી વાયરસના કારણે થતા કેન્સર માટે તો છે. આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક યુ કે વાયરસને કારણે થતા કેન્સર કયા? કારણ કે સ્કિન કેન્સર છે એઝ પર માય નોલેજ એ થશે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેડિયેશનના કારણે. બ્લડ કેન્સર છે આ બધા કાર્સિનોજેનિક મટીરિયલને કારણે થાય છે. સેમ એઝ લીવર ઓર એ પર્ટિક્યુલરલી બ્રેઇન કેન્સર. તો કયા કયા પ્રકારના એવા કેન્સર, હેવ યુ આઈડિયા એનીથિંગ? કેન્સર વેક્સિનમાં કયા પ્રકારના કેન્સરો થઈ છે કે જેના માટે આ વેક્સિનનો યુઝ કરી શકાય? બીકોઝ ઇટ ઇઝ ટોટલી ન્યૂ થિંગ. કદાચ એના ઉપર આપણે વધુ ગોતવું પણ પડે અથવા સંશોધન કરીને જાણવું પણ પડે. સર, અત્યારે તો ખબર નથી પણ ચોક્કસ હું ગોતીશ કેમ કે મેં No, no, જે શું sure. કે રાઈટ રાઈટ. આઈડિયા ઇટ ઇઝ નથી. ટોટલી ન્યૂ ફોર ઓલ ઓફ અસ. તો કદાચ એના ઉપર આપણે વધારે ટૂંકમાં ધ્યાન આપવું. પણ કેન્સરની વેક્સિન છે એ ટોટલી સારી નવી અને ઇનોવેટિવ વાત થઈ કે એના ઉપર કેટલું હજી સંશોધન થયું, હજી પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં છે. પણ એક વસ્તુ મેં સાંભળી હતી કે ભાઈ આપણે સાઉથ ઇન્ડિયામાં કેરલા છે, કેરલાની અંદર પંચકર્મ વિદ્યા અને અમુક અમુક એ લોકો ટૂંકમાં આયુર્વેદિક મેડિસિનનો અને એક તમારી એક હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલની મદદથી અમુક પ્રકારના કેન્સરને ક્યોર કરે છે. પણ મેં તમને કીધું કે એમાં 2 કે 3 પ્રકારના કેન્સરો છે એ ટૂંકમાં અપવાદ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે બ્રેઇન કેન્સર તમે કયો કે લીવરનું કયો અથવા તો તમે કહી શકો કે બ્લડ કેન્સર. તો જો ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં હોય તો એની અંદર વસ્તુ અસર કરે. બાકી જો એન્ડ ઓફ ધ સેકન્ડ કે થર્ડ સ્ટેજમાં ગયું તો ટૂંકમાં કંઈ થઈ શકતું નથી હોતું.
એટલે મેં કીધું એમ કે પ્રિકોશન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોરિંગ. જ્યારે પણ આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં આવા બધા કેમિકલ્સના ટચમાં આવીએ તો એનું કંઈક ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. પછી આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં જે આપણે ખાસ કરીને ફ્રૂટનો ઉપયોગ કરીએ કે વેજીટેબલનો ઉપયોગ કરીએ તેને ઘરે આવે બધા વિદ્યાર્થીઓ જેટલા સાંભળે છે એટલા ખાસ સૂચનાથી સાંભળો કે ભાઈ આપણી ઘરે કોઈ પણ ફૂડ આઈટમ આવે છે, ખાસ કરીને વેજીટેબલ છે કે ફ્રૂટ છે, તો આવે ત્યારે એને સૌથી પહેલું તમે એને પાણીમાં 1 કલાક બોળી રાખો. કારણ કે એના ઉપર અલગ અલગ પેસ્ટિસાઇડ કે જે કંઈ કેમિકલ્સનો છંટકાવ થયો હોય ને તે બધા પાણીમાં ટોટલી ડિઝોલ્વ થઈ જાય અને રિમૂવ થઈ જાય. અત્યારે પેસ્ટિસાઇડનો પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે અને ધીમે કરતા માઇન્યુટ ક્વોન્ટિટીથી આપણા શરીરમાં એન્ટર થાય અને એક સમયે મેજર બની જાય અને લાંબે ગાળે આવા અસરો વધારે જોવા મળતી હોય. એટલે ફૂડ આઇટમનો યુઝ છે એક આ રીતે પ્રિકોશનથી કરવો જોઈએ કે અને એના કારણે તમે કદાચ જાણતા હશો કે અત્યારે એક નવો કોન્સેપ્ટ આવી ગયો છે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ, કે જ્યાં કેમિકલ ફ્રી ફાર્મિંગ હોય છે. પહેલાના સમયમાં હતું કે બિફોર 1970 કે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ કે એવી ખેતીથી એવા પેસ્ટિસાઇડના ઉપયોગ કર્યા વગર બનાવેલા વેજીટેબલ્સ અને ખાસ કરીને ફ્રૂટ્સ, તો એ તો અત્યારે શક્ય નથી. પણ જો આવે ઘરે તો એનો પ્રોપરલી યુઝ કરવો જોઈએ, ખાસ કરીને સાફ પાણીથી કર્યા બાદ. Now, Pushti, any question? યસ સર. સર વન મોર ક્વેશ્ચન. સર તમે કીધું કે વેજીટેબલ્સને આપણે પાણીમાં ડૂબોડીને રાખવા જોઈએ. સર મેં 1-2 એડવર્ટાઇઝમાં જોયેલું હતું કે ટાટા કંપનીનું વેજીક્યોર કરીને એવું પાણી જેવું લિક્વિડ આવે કે જેનાથી પેસ્ટિસાઇડ્સ નીકળી જાય. પણ સર એ લિક્વિડમાં કાંઈક તો પેસ્ટિસાઇડ્સ હોય ને, કંઈક Yes, ચોખ્ખું થોડું ને પાણી જેવું હોય. કોઈ પણ કેમિકલ્સ છે ને એ ટૂંકમાં બોડી માટે હાર્મફુલ હોય છે. કારણ કે આપણું બોડી છે ને એ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ કેમિકલ્સનું બનેલું છે અને એમાં એક કેમિકલ્સ નવો એન્ટર થાય અને એની સાઈડ ઇફેક્ટ શું હોય એ લાંબે ગાળે ખબર પડે. એટલે બેસ્ટ અને સિમ્પલેસ્ટ વે મેં તમને કીધું હોય, કારણ કે મોટાભાગના જ્યાં કાંઈ પેસ્ટિસાઇડ કે કેમિકલ્સનો યુઝ કરે ફાર્મિંગ માટે, એ બધા કેવા હોય વોટર સોલ્યુબલ હોય. એટલે તમે કોઈ પણ વસ્તુને પાણીમાં બોળી રાખો એટલે એની સરફેસ ઉપર જે કંઈ કેમિકલ્સ છે એ પાણીમાં ડિઝોલ્વ થઈને દૂર થઈ જાય. બીજી વસ્તુ આપણે ઓલું કહેવાય ને ઓસ્મોસિસની એક ફિનોમિના હતી. જો સરફેસ ઉપર હોય ને બહારની બાજુ કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હોય તો લોઅર કોન્સન્ટ્રેશનથી હાયર કોન્સન્ટ્રેશન તરફ એનું મૂવમેન્ટ ઓલરેડી સ્ટાર્ટ થાય. એટલે પાણીમાં ડિઝોલ્વ થઈ જાય તો એટલું આપણા બોડીમાં ઓછું જાય અને પ્રોપર ક્લિનિંગ કરવાથી બેનિફિટ મળે કાર્સિનોજેનિક મટીરિયલથી બચવાનો. ચાલો, આ સિવાય બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન? ત્વરા, પ્રિયા, આર યુ? No, sir, no question. ઓકે, ગુડ. પણ હવે આના ઉપરથી 2 થી 3 વસ્તુઓની એક સારી નાનકડી વાત શેર કરવાની છે કે આપણું હ્યુમન બોડી છે ને એ ટૂંકમાં એક મિરેકલ્સ છે કે વર્લ્ડની લાર્જેસ્ટ બેસ્ટ કેમિકલ ફેક્ટરી છે. એમાં આપણે મોર દેન 3000 એન્ઝાઇમ્સ આર પ્રિપેર્ડ ઇટ સેલ્ફ. આપણા શરીરમાં એની મેળે 3000 જેટલા એન્ઝાઇમ્સ બને છે એઝ પર રિક્વાયરમેન્ટ. આ એન્ઝાઇમ્સ આખા આપણા હ્યુમન બોડીને કંટ્રોલ કરે છે. તો આના માટેનો હ્યુમન બોડીને કંટ્રોલ કરતા આપણા દરેક કહેવાય ને કે ટૂંકમાં લાઈફમાં બર્થથી લઈને ડેથ સુધીની આખી ફિઝિકો કેમિકલ પ્રોસેસ છે એ બધું એ મેન્ટેન કરતા કેમિકલ છે. આ કેમિકલ મેન્ટેન થાય અને સારી રીતે મેન્ટેન થાય, એક તો એના ઉપર ડીએનએનો સ્ટ્રક્ચર ખૂબ મોટું કામ કરતું હોય છે અને બીજી વસ્તુ છે એ તમારી ટૂંકમાં લાઈફસ્ટાઈલ છે. લાઈફસ્ટાઈલ ખાસ કરીને માનો કે આપણા શરીરમાં કોઈ પણ કેમિકલ પ્રોડ્યુસ થાય તો એના માટેની પહેલી આપણી થોટ પ્રોસેસ છે. માની લો કે આપણે ગુસ્સો આવે છે તો આપણા શરીરમાં અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે. આપણે ખુશ થઈએ તો અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ પ્રોડ્યુસ થાય છે. તો આપણે મેડિટેશન દ્વારા, આપણી એક હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ દ્વારા, ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ છે કે મેડિટેશન છે, ખાસ કરીને યોગાસન દ્વારા આપણી આ બોડીને એક હાર્મોનાઇઝ કરી શકીએ છીએ જે આપણે ઈચ્છીએ તેવા સારા કેમિકલ પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ. તો આ મેડિટેશન છે એના માટેનો સારામાં સારો એક બેનિફિટ છે કે ભાઈ અત્યારની આ પ્રેશરવાળી લાઈફમાં આપણે મેડિટેશનથી બેનિફિટ મેળવી શકીએ. અને કેન્સરની સામે તમે જોતા હશો ઘણા જો હમણાં યુવરાજ સિંહ છે, પછી સોનાલી બેન્દ્રે છે, પણ કેન્સર સામે ફાઇટ આપીને પરત આવ્યા. તો એમાં સૌથી વધુ એનો ફાઇટ કરીએ કે એ લોકો ફિઝિકલી તો ફિટ હોય જ, પણ સામે મેન્ટલી એ લોકો સ્ટ્રોંગ બનતા હોય છે. આ વસ્તુ સામે ફાઇટ આપવી છે એવો એક મનોબળથી નિર્ણય કરીને પોઝિટિવલી પોતાનું એક જીવન જીવતા હોય તો તમારું શરીર છે એની સામેના એક અનનોન એન્ટીબોડીઝ ક્રિએટ કરે છે જે આની સામે તમને ફાઇટ કરીને ઘણીવાર 99.99% સુધીનું ક્યોરિંગ કરે છે. પણ એમાં એક્સેપ્શન મેં તમને કીધા 2, એક લ્યુકેમિયા બ્લડ કેન્સર અને બીજું છે
બ્રેઇન કેન્સર. આ બેની સામે કદાચ એટલું બધું ઇફેક્ટિવ નથી રહ્યું. બાકી બધા જ મોટાભાગના કેન્સરો છે એમાં તમારી એક લાઈફસ્ટાઈલ, તમારું એક મેન્ટલ કહેવાય ને મનોબળ, એમ કે વિલ પાવર જેને આપણે કહીએ છીએ, એનાથી ઘણો બધો આની સામે ફાઇટ આપવાનો રસ્તો મળે છે. જે આ લોકો ફાઇટ આપીને આવ્યા છે એના આધારે આપણે કહી શકીએ છીએ સ્ટેટમેન્ટ. ખાસ કરીને યુવરાજ સિંહનું તમને કહ્યો તો એક સારી વસ્તુ એ છે કે એક તો આપણે ફૂડ હેબિટમાં પૂરું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, જે આપણી ઘરે ને આવતું હોય ફૂડ. પછી ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે પ્રેક્ટિકલ કરતા હોઈએ કે રસ્તા ઉપર કે ભાઈ કે એવા કેમિકલ્સના ટચમાં, ખાસ કરીને પેટ્રોકેમિકલ્સ છે એની સીધી સ્મેલ જો આપણા બોડીમાં જાય તો લાંબી ગાળે ડેમેજ કરતું હોય છે. અને ત્રીજી વસ્તુ છે આપણી પોતાની ડે ટુ ડે લાઈફને થોડીક યોગાસન મેડિટેશન વાળી બનાવીએ તો આપણા બોડીમાં આપણે ધારી એવા એન્ટીબોડીઝ પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ કે જે આ બધી વસ્તુ સામે તમને ફાઇટ આપે. પણ મારો એક છેલ્લો ક્વેશ્ચન તરંગને રહેશે. તરંગ, ઇફ યુ આર યુ નોઈંગ ઓર નોટ, બધા માટે, કોમન તરંગ માટે જ નહીં, કારણ કે આપણે તો ડિસ્કસ કરીએ છીએ કે ભાઈ કેન્સર છે હેરિડિટી પ્રોપર્ટીમાં આવે છે? હા સર, આવે છે, પણ એના જે ચાન્સીસ છે એ બહુ ઓછા છે. પણ હેરિડિટી પ્રોપર્ટીમાં આવે છે કેમ કે એનું જે જેનેટિક મટીરિયલ ચેન્જ થઈ જાય છે. તો શું કહેવાય, ચાન્સીસ છે કે મધર ફાધરમાંથી એની જે પ્રોજેની છે, એના ચિલ્ડ્રન છે, એમાં ટ્રાન્સફર થઈ શકે. ઓકે. એટલે અમુક પ્રકારના કેન્સરો છે ટૂંકમાં આવતું હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે સાંભળ્યું હશે અત્યારે સંજય દત્તને કેન્સર ડિટેક્ટ થયું. એના મધર નરગીસ જે એક્સપાયર થઈ ગઈ એમને પણ કેન્સર હતું. એટલે કદાચ હેરિડિટી પ્રોપર્ટીમાં પણ અસરકારક હોય છે ખરી, કદાચ હોઈ શકે. અમુક પ્રકારના કેન્સરો છે, ખાસ કરીને બ્લડ કેન્સરમાં એવું શક્ય બને કે અમુક એજ પછી એના તમારા ડીએનએના કોડેડ પ્રમાણે એક્ટિવેટ થાય અને તમને એ વસ્તુ ડેમેજ કરે. અમુક પ્રકારના કેન્સરો છે એ હેરિડિટીમાં હોઈ શકે છે. પણ એના ઉપર આપણે કહીએ કે ગૂગલની મદદથી એક રિસર્ચ કરીને જાણવું પડે કે કયા પ્રકારના કેન્સરો છે, એના માટે કયા રીતે થાય છે. સરસ, ચાલો. એની ક્વેશ્ચન મોર ફોર એનીવન? પંડ્યા સર ઇઝ હિયર વિથ અસ? પંડ્યા સર? ઓકે, કદાચ સર પાછા મીટિંગમાં કે હજી ટૂંકમાં એંગેજ હશે એમને એક્ટિવિટીઝમાં. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, once again congratulations to you Tarang, superb and excellent presentations. સરસ મજાનું ઇન્ફોર્મેશન બધાની સાથે શેર કરી અને સાથે આપણું આજનું સેશન છે એ આપણે અહીં સ્ટોપ કરીએ છીએ. અમે રેકોર્ડિંગ તો કરેલું છે, હવે ચાલો રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરીએ છીએ આપણે.